भारत से दुश्मनी अब शहबाज और मुनीर को भारी पड़ने लगी है। अब पाकिस्तान के अंदर ही शहबाज और मुनीर के खिलाफ जोर जोर से आवाज उठने लगी है। पाकिस्तान में दवाइयों का इस वक्त अकाल पड़ा हुआ है। दवाइयों के बिना पाकिस्तानियों की जान जा रही है और जो दवाइयां बची हैं वो काफी ज्यादा महंगी हैं, जिसे पाकिस्तानी खरीद नहीं पा रहे हैं। अब पाकिस्तानियों की जान भारत की मुट्ठी में है। अब पाकिस्तानी अपने ही हुक्मरान और जनरल को कोस रहे हैं, भारत से दवाइयों की सप्लाई करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई चीज जो है ना सब बाहर से मिल रहा है, अंदर से कुछ नहीं। छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाहर से ला चुका हूँ। ना यहाँ मेडिसिन है, सब गोवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोले। इंडिया से तो हमारा मुकाबला है ही नहीं। इंडिया से हमें मुकाबला करना भी नहीं चाहिए, वो बहुत आगे जा चुके हैं। और दूसरों के साथ मिल के बेहतर करने से बेहतर है कि पहले खुद बेहतर हो जाए। मेडिसिन का बताऊंगा, ये कैंसर के खिलाफ, कैंसर के मर्ज के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट जेवर 200 mg। इंडिया में इसकी कीमत 1710 रुपए भारतीय रुपए है। पाकिस्तान में इसकी कीमत 2,32,800 रुपए, यानी ये 60। हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से, मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी। मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए के लिए फिर तो फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर पाकिस्तान को लेनी चाहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए। एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब अगर बीमार हो गए तो अब दुआओं से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दवा तो मिलेगी नहीं। पाकिस्तानी मर रहे हैं, पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तानी आवाम हिंदुस्तान से प्रधानमंत्री मोदी से चीख चीख कर कह रही है, हमें बचा लो, शहबाज मुनीर से बचा लो, उनकी किए की सजा पूरे पाकिस्तान को न दो। पाकिस्तान की भी जान भारत की मुट्ठी में कैद है। पाकिस्तानी रहम की भीख मांग रहे हैं। बॉर्डर व्यापार बंद होने से दवाइयों की सप्लाई ठप है। पाकिस्तान में दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। इलाज के बिना पाकिस्तानी तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर, फार्मेसी ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। जब तक नहीं बना रहे हमें लेने चाहिए, डायरेक्ट इंडिया से लेने चाहिए, ना कि हम दुबई में जाए, उधर से आए, फिर हमें ज्यादा टैक्स ज्यादा पड़ रहा है। मिल ही नहीं रही अंदर से जो भी हो रहा है ना सब अंदर से। हम तो दूर से आए हैं कि यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, थोड़ी राय तो होगी, और हमको इधर आकर अच्छा जो भी सब कुछ होगा फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हमने खुद अपनी जेब से सरकारी हॉस्पिटल में 20-45 हजार रुपए हमने 20 कल लगाया, 45,000। मसला क्या है? पेशेंट डिलीवरी इंडिया से दवाइयाँ आती हैं, किस चीज़ की दवाइयाँ, क्या प्राइस है उनका? अगर ये 30 रुपए की यहाँ पे मिल रही है, इंडिया से अगर डायरेक्ट ट्रेड स्टार्ट हो जाए तो ये 30 रुपए की जगह पाकिस्तान में एक गरीब इंसान को जी उसके लिए समझो आधी प्राइस हो जाएगी, इतना टैक्स नहीं होगा। जैसे अभी 30 रुपए की चलिए, फिर 15 रुपए की चलेगी। जी बिल्कुल, डायरेक्ट अगर इंडिया से ट्रेड स्टार्ट हो जाए तो 15 रुपए की ये 30 रुपए की जगह मिलेगी। पाकिस्तान में कहने को सरकारी अस्पताल है, न तो फ्री में इलाज है, न ही दवाइयाँ मिल रही है। इंडिया में जो गोली अस्पतालों में फ्री में दी जाती है, वही गोली पाकिस्तान में 20 रुपए में एक बिक रही है। हमारे जो हुक्मरान है उनका ये काम होता है कि बस हमारे अपनी जैशी करते रहें, दौरों पे दौरे करते रहें। उन्हें ये नहीं पता गरीब आदमी पता नहीं रोटी भी खा सकता है कि नहीं खा सकता, और इलाज वो कैसे करवाए। ये देखें, इधर सिचुएशन देखें, जो पेशेंट हैं वो किस तरीके से, मतलब हॉस्पिटल, ये एक सरकारी हॉस्पिटल और लाहौर का बहुत बड़ा मेन हॉस्पिटल है। ये बताएं, हमें इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर मेडिसिन लेनी पड़ती है इंडिया से, वैसे भी आपको पता है कि अभी भी जो लोग सुन रहे हैं ये सब, अगर कैमरामैन दिखाएं कि जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले इंडिया से दुबई जाती है, वहां से यहाँ आती है, महंगी होके आती है। अगर हमने लेनी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए। इंसानियत के लिए, इंसानियत के नाते इंसानी जान सबसे कीमती है। जब तक नहीं बना रहे हमें लेने चाहिए, डायरेक्ट इंडिया से लेने चाहिए, ना कि हम दुबई में जाए, उधर से आए, फिर हमें ज्यादा टैक्स ज्यादा पड़ रहा है। जो थोड़ा नॉलेज रखते हैं उन्हें पता है कि मेडिसिन अभी भी वहां से काफी हद तक आ रही है, लेकिन जो आम आवाम है उसे ये पता है कि नहीं जी हम इंडिया से कोई चीज नहीं ले रहे, जबकि अभी भी बहुत सी चीजें यहाँ इंडिया से दुबई और वहां से यहाँ आती हैं। पता क्या बात है, हम आए गुजरांवाले से, ठीक है,
चार दिन हो गए, ठीक है, ना कोई डॉक्टर को बात सुन रहा, ना कोई बात सुन रहा, ठीक है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में मौजूद अस्पतालों की ऐसी ही हालत है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान, सभी जगहों पर न तो दवाइयां हैं न ही डॉक्टर। हमारे मुल्क में तो पैनाडोल की ही किल्लत हो जाती है, हुकूमत पूछती ही नहीं है। तो एक मेडिसिन का बताऊंगा, ये कैंसर के खिलाफ, कैंसर के मर्ज के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट जेवर 200 mg। इंडिया में इसकी कीमत 1710 रुपए भारतीय रुपए है। पाकिस्तान में इसकी कीमत 2,32,800 रुपए। यानी जितनी रिसर्चेस और जितनी रिप्रेजेंटेशन इंडियन डॉक्टर्स की होती है पूरे दुनिया के अंदर, उतनी पाकिस्तानी डॉक्टर्स की अब हम सोच भी नहीं सकते। उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो आप कह रहे हैं ना, एक 100 साल का गैप आ गया एक तरह से। वो एक डिफरेंट सदी के अंदर रह रहे हैं, हम एक डिफरेंट सदी। इंडिया से तो हमारा मुकाबला है ही नहीं। इंडिया से हमें मुकाबला करना भी नहीं चाहिए, वो बहुत आगे जा चुके हैं। और दूसरों के साथ मिल के बेहतर करने से बेहतर है कि पहले हम लोग खुद बेहतर हो जाए। इलाज जिसके हवाले से ये बात पूरी दुनिया में राइज है कि जंग भी हो, इलाज नहीं रुकना चाहिए। दुश्मन हमला आवर हो, मिसाइल गिरा रहा हो, उस वक्त भी अस्पतालों का ख्याल रखा जाएगा। आज 7 जनाजे एक वार्ड से उठे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। रेबीज, MMR जैसे बेहद अहम वैक्सीन जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं, इनकी भारी कमी हो गई। रावलपिंडी में मुख्तलिफ बीमारियों की दवाएं नापैद होना शुरू हो गई हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले मेडिकल आलात भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। मरीज मरीजों के साथ मजाक किया जा रहा है। मजाक ये किया जा रहा है कि आपको इंडिया भेज दें। हम 1.5 साल है, पहले बहुत आसानी से मिल जाती थी मेडिसिन, लेकिन अब वो नहीं मिल रही मेडिसिन। डायलिसिस पे हूँ, पिछले 1.5-2 महीने के अंदर अद्वियात तकरीबन 30% महंगी होगी। पिंडी में जान बचाने वाली अद्वियात इस वक्त मार्केट में नापैद हो चुकी हैं। वो अद्वियात जो कि जान बचाने में मुआविन साबित हो सकती हैं, वो यहाँ बन ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हो। पाकिस्तानी भी जानते हैं शहबाज और मुनीर के बस की बात नहीं है। पाकिस्तानी भी जानते हैं शहबाज और मुनीर कैसे आम लोगों की जान बिना इलाज ले रहे हैं। पाकिस्तान की जनता अब शहबाज और मुनीर को पानी पी पी कर कोस रही है। इधर जाते हैं या डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे। अभी मैं रिसेप्शन पे आया हूँ कॉल करके, तो उन्होंने बोला जी आप आ जाएं, आपका इलाज होगा। मैं रिसेप्शन पे, उन्होंने बोला जी आप उधर चले जाएं। उधर गया तो डॉक्टर कह रहे हैं हमने तो काम ही नहीं करना, आप चले जाएं। इन हॉस्पिटलों का कोई फायदा तो नहीं ना, कहने का मकसद है जब वहाँ इतनी जलील होगी, तंग होगी इंसान की, तो मरेगी फिर इनका फायदा कोई नहीं है। बस अब हम तभी भाई आते हैं, उसको मोटरसाइकिल भी चोरी हो गए। 3 दिनों का रोज आते हैं, मरीज नहीं देखते, मरीज को ऑपरेशन हो रहा था, मरीज नहीं देख रहा। अभी मोटरसाइकिल भी किसने चोरी करके ले गए, पर्ची भी हमारे पास है। दिखाया नहीं गया और मोटरसाइकिल भी गवा गए। हम हर चीज में एक अकड़ दिखाते हैं, एक ईगो दिखाते हैं कि नहीं यार हमने कोई तिजारत नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तिजारत नहीं भी करनी, और फिर भी वैक्सीन और मेडिसिन नहीं आ रही। इवन के जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होते, जो बहुत ज्यादा महंगे तरीन होते हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो। पाकिस्तान में अभी भी जो दवाइयां मौजूद हैं वो इंडियन मेडिसिन ही है। भारतीय दवाइयों से पाकिस्तानियों की जान बच रही है। अगर दुबई के रास्ते इंडियन मेडिसिन पाकिस्तान न जाए तो पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। हम बहुत परेशान है इसकी वजह से। बच्चों का पेम्पर है, दवाइयाँ हैं, बंदा गरीब क्या खाएगा, बंदा घर का किराया देगा या बच्चों की दवाई दारू करेगा। ये दवाइयाँ जितनी भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, अब पूरी ये दवाइयाँ यहाँ पे पड़ी हैं, 80% रॉ मटेरियल इसका इंडिया से आता है। कैप्सूल नुमा ये है, गोली नुमा भी आती है। अच्छा, ये कैप्सूल एक कितने का पड़ेगा? ये कैप्सूल 10 रुपए का। 10 रुपए। और इसके अंदर 5 कैप्सूल है तो ये 50 रुपए। 50 रुपए का इसका पत्ता। ये नेब्रोल इसकी गोली है, इसका भी वही यूजेज हैं, वही जिस्म दर्द बुखार की, लेकिन ये छोटी है, उसकी पावर वो DS से ये सादी है। अच्छा जी। अच्छा, ये मतलब है दोनों चीजें एक ही है, इंडिया से आई हुई हैं और यूजेज इसके अलग अलग है। जी, यूजेज इनके एक ही हैं, लेकिन पावर में उसकी थोड़ी ज्यादा पावर। वो इंडिया से कौन कौन सी दवाई मेडिसिन आती हैं और वो बताना। ये कैफ्लाम टेबलेट है, ये कैफ्लाम टेबलेट, ये 20 रुपए की टेबलेट चल रही है। जी। अच्छा, ये थोड़ा खोल के बताना। वो दिखा देता हूँ खोल के। ये इसका डिक्लोफेनिक पोटेशियम फार्मूला है, ये दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। 20 रुपए की एक गोली है, 10 गोलियों का पत्ता है, 200 रुपए का इसका पत्ता बनता है। अब तो पाकिस्तानी भी इंडिया कर रहे हैं, इंडिया से ट्रेड की मांग कर रहे हैं। इंडियन डॉक्टर और सस्ती दवाइयों की तारीफ किए नहीं थक रहे हैं।
मैं तो उसको कहूँगा कि हाँ आप इंडिया जाओ, आपका इलाज वहाँ पे बेहतर हो सकता है। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट जो है वो मेरी गफलत या फिर मेरी गलती या फिर मेरी जेलिसी की वजह से उसको कोई नुकसान पहुँचे। हाँ अगर इंडिया भी है श्योर, जो नैरेटिव चलाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, जो मैं नहीं समझता पर्सनली, उसके बावजूद मैं अपने जो मरीज़ होगा उसको यही कहूँगा कि नहीं आप वहाँ पर जाएं, अपना इलाज कराएं, वहाँ पे आपका बेहतर इलाज हो सकता है, वहाँ पे आपको अच्छा चांस है कि आप सेहतमंद हो सकते हैं। कि यार वहाँ पर जो इलाज के लिए जाते हैं पाकिस्तान से लोग, वो इतना अच्छा वहाँ के डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो फिर वहाँ की वाह करते हैं कि यार वहाँ पे हम गए थे। ये दोस्तों सोशल मीडिया पे कितनी कहानियां वायरल हुई है कि इंडियन डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी गरीब लोगों की मदद अपने पर्सनल अभी कुल मतलब के गर्दन नहीं टिक रही थी, यहाँ पे उन्होंने बहुत इलाज किया गरीब घर से वो बिलोंग करते थे, लेकिन जब वो इंडिया गए उस बच्ची का ट्रीटमेंट भी फ्री हुआ और डॉक्टर का मसला और वो डॉक्टर ऑनलाइन मतलब के वीडियो कॉल के जरिए उसको देखते थे, उनको बताते थे, तो इतना अच्छा वो लोगों को ट्रीट करते हैं। और हमारे यहाँ चले जाओ, पहले तो लाइन में लगे रहो, जब अंदर चले जाओ तो इतना रूड बिहेव करते हैं डॉक्टर्स के, इंसान को खुद से होता है। छोड़ो, हमारे तो दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जी आप पर्ची बनवाएं, ऊपर डॉक्टर मेडिसिन लिख देंगे, कहाँ से मिलेगी? जाएं जी ये स्टोर से, और हजारों रुपए की दवाइयाँ, क्या फायदा सरकारी हॉस्पिटल का। इंडिया एशिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में दवा का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। इंडियन दवाइयां न सिर्फ सस्ती होती हैं बल्कि असरदार भी होती हैं। और इंडिया पाकिस्तान के बीच ट्रेड बंद होने से पाकिस्तान में दवाइयों का अकाल पड़ गया है और अब कंगाल पाकिस्तान पर दिवालिया होने का भी खतरा मंडराने लगा है। सर पाकिस्तान जब से होश संभाले सर कर्जों में ही देखा है कि कर्जा मांग रहे हैं, फिर कर्जा माफ करवा रहे हैं, कभी आगे कहा जा रहा है कर दिया जाए और बाद में दे देंगे। तो एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो सऊदीया गए तो वहां से आते हुए उन्होंने फिर MBS को जो है वो जो $5 बिलियन वापस करने थे उसके लिए मजीद मोहलत मांग ली। सर ये पाकिस्तान कब से आपके ख्याल से ये कर्जों पर ही चल रहा है और कब तक इस तरह से चला जा सकता है? जी, कर्जों का मसला हमारा बहुत पुराना है और उसके साथ ही एक और फिक्रा भी है जो मेरा ख्याल 78 साल से ही बोला जा रहा है, और वो ये है कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तानियों को भी पता है शहबाज और मुनीर की मंडली ने मिलकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। दवाइयों के बिना अपने परिजनों को तड़प तड़प कर मरता देख पाकिस्तानियों का गुस्सा शहबाज और मुनीर के खिलाफ कभी भी फूट सकता है। यूपी में शहर शहर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। ऊंची आवाज में बजने वाले अवैध लाउड स्पीकर्स को थाने में जमा करवाया जा रहा है। यूपी के ऐसे कौन से शहर हैं जहां पर लाउड स्पीकर के खिलाफ ये ड्राइव चलाई जा रही है? योगी सरकार में आखिर क्यों चलाई जा रही है ऊंची आवाज के खिलाफ ये ड्राइव? जानिए एक रिपोर्ट में। और कम करो। हेलो हेलो और कम करो। हेलो और कम करो। हेलो हेलो। यूपी में लाउड स्पीकर अब लाउड नहीं रहेगा। यूपी में लाउड स्पीकर लाउड हुआ तो पुलिस आ जाएगी। यूपी में लाउड स्पीकर की आवाज नीची रहनी चाहिए। शहर शहर लाउड स्पीकर पर कड़ा एक्शन। मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवाया जा रहा है। लाउड स्पीकर के खिलाफ जोरदार एक्शन है। यूपी में पुलिस हाई वॉल्यूम वाले लाउड स्पीकर की आवाज शांत कर रही है। यह लखनऊ का वजीरगंज का इलाका है जहां लाउड स्पीकर के खिलाफ ये एक्शन हो रहा है। लखनऊ का ये वजीरगंज इलाका है और पुलिस पहुंची है यहाँ पर। जो धार्मिक स्थल है उसमें जो लाउड स्पीकर्स लगे हैं, जो अवैध लाउड स्पीकर्स लगे हैं, उनको हटाने के लिए एक ड्राइव चलाया जा रहा है। पुलिस जा रही है, धार्मिक स्थल खोज रही है और देख रही है कि लाउड स्पीकर लगा है कि नहीं। अब ये एक मस्जिद है वजीरगंज की, यहाँ पे लाउड स्पीकर ऊपर लगा था, उसको हटाया गया है। पुलिस वाले मस्जिद वालों से कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर हटा दें। आप ये किस तरह का अभियान चला रहे हैं? जनरल अभियान है, जहां वॉइस पोल्यूशन है वहीं में। वैसे तो इस प्रशासन की ड्राइव में सभी लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन जिस मस्जिदों पर एक्शन हो रहा है वहां के लोग कह रहे हैं कि बिना भेदभाव के ये ड्राइव आगे बढ़नी चाहिए। कि मस्जिद में आए लाउड स्पीकर हटाने को कह रहे हैं, तो आपने हटा भी लिया है। हाँ, अगर आम जनता को वॉइस से परेशानी है, वॉइस पोल्यूशन कहीं पे हो रहा है या परेशानी हो रही है, तो
हटाने में कोई परेशानी नहीं है, बस यह है कि फिर कहीं से भी नहीं होना चाहिए वॉइस, जहाँ पे भी हो, जिस जगह लगे हैं हैवी। अगर वैल्यूएशन की परेशानी है कि तो चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, वो सबके लिए कानून एक है भाई। संविधान सभी के लिए बना है, ये सिर्फ मुस्लिम के लिए तो बना नहीं है कि आप सिर्फ हमारी मस्जिद को देखें, ये तो कोई मतलब बात नहीं बनती। योगी सरकार बिना भेदभाव के काम करती है, इसीलिए पुलिस की टीम मंदिरों में भी जायजा ले रही है। मंदिरों में भी साउंड के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की जांच हो रही है। अनियमितता मिलने पर तत्काल एक्शन कर दिया जा रहा है। नहीं, लाउड स्पीकर नहीं है, सिर्फ यही है। ये भी बजता नहीं, कभी कदार वही बहुत धीमे स्वर में कि जो अंदर से अंदर रह जाए। आप जैसे स्पीकर आपने हटाया तो लाउड स्पीकर्स हटाए जा रहे हैं, इस पे क्या कहें? मैं इसमें पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन मंदिर और मस्जिद कहीं भी लाउड स्पीकर ऊपर नहीं होना चाहिए। ये एक वंदना साधना और मतलब जो है इसका स्थान होता है, कोई लाउड स्पीकर बजने का नहीं होता है। अंदर जाएं, मंदिर में पूजा पाठ करें, मस्जिद में नमाज करें, मैं इस चीज से सहमत हूँ। अगर वहाँ नहीं उतरेगा जो, तो एक तरफा नहीं होगा। अगर मस्जिद का नहीं उतरेगा तो एक तरफा नहीं होगा कि मंदिर के उतर जाए मस्जिद के रह जाए। मंदिर का भी उतरेगा, मस्जिद का भी उतरेगा, तो मंदिर में नहीं बजेगा। यहाँ कोई लाउड स्पीकर लगा भी नहीं, छोटा सा साउंड रखा है कभी। जी ठीक है, ओके। यूपी पुलिस मंदिर हो या फिर मस्जिद, हर किसी से बात के जरिए, समझाइश के जरिए लाउड स्पीकर को उतरवाने का काम कर रही है, लेकिन वो जांच हर एक धार्मिक स्थल की कर रही है। अब ये मस्जिद है क्वीन रोड की, और इसके ऊपर एक लाउड स्पीकर नज़र आ रहा है। इसको हटाने के लिए मस्जिद वालों से कहा गया, मस्जिद में ताला बंद था, ताला खुलवाया गया। अब क्योंकि हाइट थी तो अब सीढ़ी मंगाई गई है, और सीढ़ी मंगाने के बाद यहाँ पे पुलिस की टीम है और मस्जिद के लोग हैं, वो ये लाउड स्पीकर उतार रहे हैं। इसी तरह से जो धार्मिक स्थल हैं उनसे लाउड स्पीकर्स हटाए जा रहे हैं। इसके पहले करीब 3-4 मस्जिदों से लाउड स्पीकर्स हटाए गए, मंदिर में भी पुलिस की टीम गई, वहाँ भी लाउड स्पीकर्स हटाए गए। मकसद यही है कि जो अवैध तरीके से लाउड स्पीकर्स लगे हैं, जिसमें जिस तरह से साउंड होनी चाहिए, जिसकी परमिशन है, उससे ज़्यादा साउंड हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है, वो हटाए जा रहे हैं। अब ये इस लाउड स्पीकर को यहाँ पे खोला जा रहा है, और इस पूरे इलाके में वजीरगंज का जो इलाका है, करीब 40 मस्जिद हैं, मंदिर भी हैं। तो ये पुलिस टीम हर मस्जिद, हर मंदिर में जाएगी, और कोशिश यही है कि जो इलीगल तरीके से लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं उनको उतार दिया जाए। जो समझाया जाता है, जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पुजारी है या मस्जिद के लोग हैं, उनको समझाया जाता है कि आपके इस लाउड स्पीकर से लोगों को दिक्कत हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि आवाज़ होती है, और अब क्योंकि ठंड आ रही है इसलिए आवाज़ और दूर तक जाती है। तो उनको समझा कर ये कोशिश की जा रही है कि लाउड स्पीकर हटा दिया जाए। एक लाउड स्पीकर उतरा, दूसरा लाउड स्पीकर उतरा, तीसरे चौथे लाउड स्पीकर की आवाज जांची जा रही है। दिन के उजाले में भी लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, तो रात के अंधेरे में भी लाउड स्पीकर की जांच हो रही है। तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। कहीं एक्शन पुलिस की निगरानी में हो रहा है, तो कहीं खुद ही पुलिस के आने से पहले लोग एक्शन ले रहे हैं। योगी सरकार के निर्देश लाउड और क्लियर हैं कि तेज आवाज में स्पीकर किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं चलेगा। इसीलिए अब तेज आवाज वाले या फिर ज्यादा लाउड स्पीकर वाले धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर उतरवाने वाली ड्राइव चल रही है। योगी सरकार में लाउड स्पीकर के जरिए अगर नियमों का उल्लंघन होता पाया जाता है तो उन पर कड़ा एक्शन लिया जाता है। ताजा एक्शन फिरोजाबाद में हुआ है। करबला स्थित 2 मस्जिदों पर हुआ एक्शन। तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर उतरवाए गए। सभी लाउड स्पीकर की साउंड मैपिंग की गई। करीब 100 जगहों पर लिया गया एक्शन। 68 लाउड स्पीकर पुलिस ने उतरवा दिए। लाउड स्पीकर पर एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि वो साउंड पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी आदेश हैं, जो तीव्र गति से तीव्र आवाज में जो ये लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज धीमी कराना है और उतरवाना भी है। इसी क्रम में हम लोगों ने दक्षिण थाना क्षेत्र में करबला ये मस्जिद है, वहाँ से 2 लाउड स्पीकर हम लोगों ने उतरवाए हैं। इसके अलावा डेसिबल से भी आवाज़ को मापा गया है और हिदायत दी गई है कि इससे ज़्यादा आवाज़ ना हो और परिसर में ही आवाज़ हो।
ये हम लोगों का अभियान लगातार जारी रहेगा, क्योंकि निकट भविष्य में बच्चों के एग्ज़ाम भी होने हैं बोर्ड के। उन्हीं सब के मद्देनज़र देखते हुए और मोहल्ले में भी किसी को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, किसी को असुविधा ना हो, इसी को देखते हुए हम लोग ये अभियान चलाए हुए हैं। फिरोजाबाद में तो पुलिस ने दिन के उजाले में एक्शन लिया, लेकिन मुजफ्फरनगर में तो पुलिस के आने से पहले ही रात के अंधेरे में लाउड स्पीकर की आवाज नीचे करके उसको शांत कर दिया गया, उतार दिया गया। मोबाइल के उजाले में देखिए, छत के एंगल से बंधे लाउड स्पीकर को पहले खोला गया, इसके बाद उतार लिया गया। इसी तरह से मुजफ्फरनगर में नियम के विरुद्ध लगे करीब 15 लाउड स्पीकर उतरवाए गए। मुजफ्फरनगर में लगातार 3 दिन चलेगी ड्राइव। सिविल लाइन में 9 लाउड स्पीकर हटाए गए। कोतवाली क्षेत्र में 8 लाउड स्पीकर्स पर एक्शन लिया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सारे सार्वजनिक स्थानों व धार्मिक स्थलों पे जहां पे लाउड स्पीकर की ध्वनि मानक से ज़्यादा है, उन हर जगह से लाउड स्पीकरों को हटाया जा रहा है। ये अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान अभी तक सिविल लाइन्स क्षेत्र और कोतवाली नगर क्षेत्र में 15 से ज़्यादा ऐसे स्थानों से लाउड स्पीकर को हटाया गया है और ये आने वाले समय में भी ये अभियान चलता रहेगा। यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर नियम और कानून एकदम लाउड और क्लियर है। धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर के लिए अनुमति जरूरी है। निर्धारित मानकों से अधिक आवाज नहीं होनी चाहिए। रात 10 से सुबह 6 तक लाउड स्पीकर बैन है। दिन में 55 डेसिबल से ज्यादा आवाज पर मनाही है। रात में 45 डेसिबल से ज्यादा की आवाज नहीं होनी चाहिए। लाउड स्पीकर की आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। योगी सरकार में आदेश और निर्देश दोनों साफ है। न कोई सड़क पर नमाज पढ़ेगा, न आवाज ऊंची होगी। लाउड स्पीकर पर यह एक्शन दूसरी वजहों से भी हुआ है और वो भी जान लीजिए। 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए छात्रों को पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो, बुजुर्ग और बीमार लोगों को परेशानी ना हो, इलाके में शांति और सौहार्द बना रहे। यूपी में लाउड स्पीकर की आवाज नीची करने को लेकर ऐसी ड्राइव कोई नई नहीं है। पहले भी ऐसे दृश्य सामने आते रहे हैं, लेकिन फिर जब नियमों के विरुद्ध जाकर लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं तो फिर उनकी आवाज बंद करने, उनको खामोश करने और उनकी आवाज नीची करने के लिए ऐसी ड्राइव चलाई जाती है। आजमगढ़ में लाउड स्पीकर पर एक्शन हुआ। फिरोजाबाद में हटे लाउड स्पीकर। मुजफ्फरनगर में लाउड स्पीकर के खिलाफ ड्राइव चल रही है। संत कबीर नगर में हटाए गए अवैध लाउड स्पीकर। शामली में इमाम के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बरेली में 96 लाउड स्पीकर उतरवाए गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक हर जिले में लाउड स्पीकर के खिलाफ बड़ा एक्शन जारी है। मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवाने के एक्शन की ये तस्वीरें पूर्वांचल के मऊ जिले से आई हैं। ये कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में मऊ पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा किया गया है। मऊ में लाउड स्पीकर के खिलाफ ड्राइव 3 दिनों से चलाई जा रही है। मऊ में 234 लाउड स्पीकरों का परीक्षण किया गया। इनमें से 55 लाउड स्पीकर मानक के विपरीत पाए गए। 53 लाउड स्पीकर की आवाज को नियंत्रित कर निर्धारित सीमा के अनुरूप किया गया। इस अभियान के तहत 20 अवैध रूप से स्थापित लाउड स्पीकरों को उतरवाकर संबंधित थाने में जमा कराया गया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने साल 2005 में ही ध्वनि प्रदूषण को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी थी, जिसको यूपी में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर लागू करती है। ऐसे में अब स्पीकर हुआ लाउड तो फिर एक्शन भी होगा लाउड, क्योंकि यूपी में कायदे में रहना ही फायदे में रहना है। यूपी पुलिस ने बिजनौर में खतरनाक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें औरत मर्द सभी शामिल थे और ये सभी साधु संत का भेष बना करके धार्मिक आयोजनों में घुसते थे और महिलाओं के जो जेवरात हैं उस पर हाथ साफ कर देते थे। लेकिन अब इस गैंग का तगड़ा हिसाब कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पुलिस के गिरफ्त में मुंह पर मास्क बांधे खड़े 3 महिलाओं और 4 पुरुषों का ये गैंग काफी खतरनाक है। ये संत के भेष में वो अपराध करते जिसकी सजा अब इनको मिल रही है। ये एक चोर चैन गैंग है
जिसका यूपी पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। ये धार्मिक आयोजनों में साधु संत का भेष बनाते, संत के भेष में भीड़ में शामिल होते, महिलाओं को निशाना बनाते, सोने के जेवर पर हाथ साफ करते। इस चोर गैंग में शामिल फिरोज खान, आरिफ, रेखा, पूजा उर्फ मुन्नी, राहिमीन, फैजल और मोहम्मद शहबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कीरतपुर पुलिस टीम ने यह साफ किया कि ये चोर गैंग दिल्ली, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद और बिजनौर जिले में सक्रिय था। इस चोर गैंग के पास से 4 सोने के कंगन, 1 जोड़ी झाले, 1 जोड़ी बालियां, 29,110 रुपए नकद और स्कॉर्पियो कार बरामद की गई है। इस गैंग की खतरनाक असलियत ये भी है कि इस गिरोह में फिरोज खान है, आरिफ है, राहिमीन है, फैजल है और मोहम्मद शहबाज भी है। सब के सब मुस्लिम है, लेकिन ये सब अपना भेष बदलकर, सनातनी भेष अपनाकर हिंदू धार्मिक कथाओं को टारगेट करते थे। धार्मिक कथाओं में जब हिंदू महिलाएं सोने के जेवर पहनकर आती, तब ये उनको टारगेट करते, अपना शिकार बनाते। सावन में उत्तराखंड से लेकर यूपी तक ऑपरेशन कालनेमी चलाकर पुलिस ने ऐसे गुनहगारों को, भेष बदलने वालों को, साधुओं के भेष में चोरी करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। और अब इस चोर गैंग का भी पुलिस ने सफाया कर दिया है, क्योंकि यूपी में पहले तो क्राइम के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति है और ऐसे में वो क्रिमिनल जो भेष बदलकर सनातन के खिलाफ साजिश रचते हों, उनका बच पाना यूपी की जमीन पर नामुमकिन है। थाना कीरतपुर में 3 महिलाओं की चेन चोरी होने की घटना हुई थी। उस घटना में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था। विवेचनात्मक कार्रवाई में 7 लोगों के नाम, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, के नाम प्रकाश में आए थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी थे। दिनांक 6 नवंबर 2025 को ये लोग पुनः कीरतपुर क्षेत्र में चोरी किए गए सामान को बेचने के लिए आए थे और इन्हें तत्काल प्रभाव से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूछताछ में जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। आरोपियों ने बताया कि वो एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं, जो धार्मिक कार्यक्रमों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और समारोहों में महिलाओं के गहने चोरी करने का काम करता है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के चलते ये गिरोह बिना शक के अपनी वारदात को अंजाम देता। चोर गैंग के सदस्यों ने पुलिस को यह भी बताया कि 2 महीने पहले ही उन्होंने कीरतपुर में आयोजित भागवत कथा में 3 सोने की चेनें चोरी की थी और बाद में उन्हें दिल्ली में बेच दिया था। साथ ही कुछ समय पहले हरिद्वार में भी उन्होंने 4 सोने के कंगन महिलाओं से चोरी किए थे। बहरहाल अब पुलिस ने इस गैंग के 7 सदस्यों को पकड़कर बड़ा खुलासा किया है। अब उनसे पूछताछ हो रही है, जिसके बाद इस संगठित गिरोह का जल्द ही पूरा का पूरा खुलासा किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में दबंग परिवार ने एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी है। हत्या का आरोप यादव समुदाय के परिवार पर है और मृतक पासवान समुदाय के थे। मृतक का जो परिवार है वो चुनावी रंजिश में हत्या की बात कर रहा है, लेकिन पुलिस इस आरोप को खारिज कर रही है। आखिर दबंग परिवार ने बुजुर्ग को पीट कर क्यों मार डाला? पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दबंग परिवार ने एक बुजुर्ग को पीट कर मार डाला है। बुजुर्ग की हत्या करने वाले आरजेडी समर्थक बताए जा रहे हैं। मृतक के परिजन चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अच्छा पर ना तू सब वोट देली है ना तो सब के वालू घर में घुस के वालू मारबो। कौन बोल रहा था? 4 गो वालू छारा घुसबो वालू गोली ठोकबो, दिना दिन से गोली मार देबो। कौन बोल रहा था? लेकिन पुलिस चुनावी रंजिश में हत्या को खारिज कर रही है। ये हम लोग अभी नहीं इस बिंदु पर कुछ कर सकते। चुनावी रंजिश का ये क्या थे नहीं थे, इसको कैसे अभी हम लोग करें? चुनाव है, कुछ पोस्ट पर तो नहीं थे या मारने वाला भी उस तरह का कोई पोस्ट नहीं था। बुजुर्ग शंकर पासवान की पीट कर हत्या करने की ये घटना बिहार के मुजफ्फरपुर की है। पीट कर मार डालने की वजह आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मृतक शंकर के पोते ने बताया कि रमेश राय की बेटी एक पेड़ काट रही थी।
शंकर पासवान की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने ये कहते हुए लड़की को पेड़ काटने से मना कर दिया कि गिर जाओगी। बस इतनी सी बात लड़की को पसंद नहीं आई और उसने अपने परिवार वालों को जाकर बता दिया। उसके बाद रमेश राय की पत्नी और बेटी समेत करीब 7 लोगों ने कितनी बुरी तरह पीटा, सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हमारे बाबा आया था, इसको रमेश बाबा की लड़की है, मना करने में पेड़ काट रहा था, बोला उतर जा, पेड़ पर से गिर जाएगा। वो बोला तुम्हारा बाप के है, हमारे बाबा के बोला, हम बाबा तुम्हारे बाप के है। मारपीट हुई है, दोनों माई बेटी हमारे बाबा के फट्टा से मारा है, गड़िया पर लात धधा से। किस चीज से मारा है? फट्टा से, बांस वाला फट्टा से। वो ना सब मिल के मारते हैं। उसी समय मौत हो गई इनकी। उसी से आगे बोलो ना, आगे उसी समय इनकी मौत हो गई। हाँ, खन से मार के उल्टा दिया ये पड़े। जब चाची आया बचाने तो इनको भी मारा है। रमेश राय और उनके आसपास के लोग इस बात से भी नाराज थे कि शंकर पासवान का जहां घर है वहां 10 घर पासवान परिवार का है। उन लोगों के आने जाने के लिए सड़क नहीं है। पासवान परिवार के बच्चों ने मिलकर कच्ची सड़क को ठीक कर दिया था और उन लोगों के कहे अनुसार वोटिंग नहीं की थी। रोड भर देलकै है ना, तो रोड में चलबे 10 घर रोड में चलबे। वोट के कारण से रास्ता रोक दिया गया था। उसी रंजिश में ये झंझट हो गया। लमटेन छाप पर वोट दिया है ना, तो गोली मार देबे, उसे कहत रही सब। पासवान परिवार की एक महिला ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले पक्की सड़क की मांग को लेकर बात की थी, जो दबंग परिवार के लोगों को पसंद नहीं आई थी। कहलिए सब गोटा मिल कि से मालिक से सर रोड बना दीजिए, तो हुन आती त एकरा बड़ा दुख हो गेला। हम सोनई के पुल हुआ पपली के घर रहथिन, हुआ सोनई के पुल सुरकैत रही, रोड में जाइत रही सखरिया जरे, तो हम ई सखरिया के हंसैया कहे हे सखरिया से 10 घर है या रोड मांगै छै। हम सुनैत रहिए, सोना के पुल सुरकैत रहे, सुनैत रहिए। हम कहलिए सखरिया अथी है, कहलिए नहीं आब तो हियाँ तो गिरे लगे। हम कहलिए आए उनका से जे रोड मांगलिए तो अहाँ के बड़ा दिक्कत हो गेल ना, हे बड़ा दुख है। अहाँ रोड में रहबै, हम कहू गली में रहबै ना, तो अहाँ के बड़ा मन खुशी हो जात ना। हमरा की कहे अपना पैसा लगा के ना रोड बनाबै छै, हम अपना पैसा से चाहे कहूँ से कहियो रोड बनबे करत। अहाँ के दुख हवा ना, तो अहाँ के दुख हम छोड़ा कर हम कहलिए कि अहाँ के दुख हवा तो रोड बना के अहाँ के हम दुख छोड़ा कर हमें दिखा दे। हर दिन से 2 छिटा दिया पुटा माटी ना द देलकै कि एकरा बड़ा दुख हो गेलै। इतने उतने तो भर एकरा रगड़ा झगड़ा कर दी, आरो लोग से चढ़ा भरा देलकै तो कोनो चढ़ाइयो देलकै तो इनकर बात बुझबो करै छै, दोसर के बात बुझबो। शंकर पासवान की हत्या के बाद बड़ा हंगामा हुआ। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसके बाद घटना की जांच की। एसडीपीओ मनोज सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच पड़ताल में पता चला है कि पेड़ काटने को लेकर ही विवाद हुआ था। और फिलहाल घटना का कारण पता चला है कि एक पेड़ है जिसका जलेबी का पेड़ कहा जाता है जी, उसी को काटने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसमें ये घटना घटी है। फिलहाल पुलिस चुनावी रंजिश में हत्या की बात से इनकार कर रही है। एक आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।